जय हिंद दोस्तों, एसवी एग्जाम मैंट्रा पर वापस स्वागत है। आज के 10 सवाल तुम्हारा दिमाग खोलने वाले हैं। देखते हैं तुम में से कितने लोग आज इस भाई का चैलेंज पूरा कर पाते हैं। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 1 पर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन A है सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन B है पॉल मशतीले, ऑप्शन C है नाल्दी पंडोर, ऑप्शन D है डेविड मबुजा। और सही जवाब है ऑप्शन B। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है पॉल मशतीले। पॉल मशताले दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने मार्च 2023 में पदभार ग्रहण किया था। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नल्दी पंडोर दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री हैं। डेविड माबुजा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। बड़े भाई की टिप, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और दोनों ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह का संक्षिप्त रूप है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन भी शामिल हैं और हाल ही में कई नए सदस्य राज्यों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। आ जाओ क्वेश्चन 2 पर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स समूह में शामिल करने से गुट का महत्वपूर्ण विस्तार और विविधीकरण हुआ। दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से किस वर्ष इस संघ में शामिल हुई, जिसके कारण इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? ऑप्शन A है 2006, ऑप्शन B है 2009, ऑप्शन C है 2010, ऑप्शन D है 2011। और सही जवाब है ऑप्शन C। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है 2010। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया, जिसके बाद परिवर्णी शब्द को ब्रिक्स में बदल दिया गया। 2006 ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का वर्ष था। 2009 में ब्रिक नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बड़े भाई की टिप, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक अंतरसरकारी संगठन का संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। आ जाओ क्वेश्चन 3 पर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को सदस्य राष्ट्रों के रूप में शामिल करता है? ऑप्शन A है सार्क, ऑप्शन B है ब्रिक्स, ऑप्शन C है आसियान, ऑप्शन D है G7। और सही जवाब है ऑप्शन B। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक अंतरसरकारी संगठन का संक्षिप्त नाम है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों इस समूह के संस्थापक सदस्य हैं। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। G7 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक मंच है। बड़े भाई की टिप, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह विश्व की जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आ जाओ क्वेश्चन 4 पर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन A है शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन B है पुष्प कमल दहल प्रचंड,
ऑप्शन सी है रवि लामिछाने। ऑप्शन डी है केपी शर्मा ओली। और सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है रवि लामिछाने। रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेकपा माओवादी केंद्र के नेता एवं नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले के नेता हैं। बड़े भाई की टिप, भारत और नेपाल एक खुली सीमा और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं, जिसे अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार, सुरक्षा और जल संसाधनों जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। आ जाओ क्वेश्चन 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत एक पहल भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन आ है कृषि निगरानी के लिए उपग्रह चित्र प्रदान करना। ऑप्शन बी है बहुभाषी भाषा अनुवाद और प्रसंस्करण को सक्षम करना। ऑप्शन सी है सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेन देन को सुगम बनाना। ऑप्शन डी है सरकारी नेटवर्क के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है बहुभाषी भाषा अनुवाद और प्रसंस्करण को सक्षम करना। भाषिणी प्लेटफॉर्म भारत की एआई संचालित भाषा अनुवाद पहल है, जिसे डिजिटल सेवाओं में भाषा की बाधाओं को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प बी इस फंक्शन का सटीक वर्णन करता है। विकल्प ए भुवन जैसे प्लेटफॉर्मों से संबंधित है। विकल्प सी यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों से संबंधित है। और विकल्प डी साइबर सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित है। बड़े भाई की टिप, भाषिणी का अर्थ है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, और यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। आ जाओ क्वेश्चन 6 पर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। जल जीवन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आ है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए बिजली की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है देश भर में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में उन्नत बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं के साथ स्मार्ट शहरों का विकास करना। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। विकल्प ए सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं से संबंधित है। विकल्प सी कृषि विकास योजनाओं से संबंधित है। विकल्प डी स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित है। बड़े भाई की टिप, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य 2024 तक हर घर जल, हर घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। आ जाओ क्वेश्चन 7 पर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन आ है अनुच्छेद 124। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 217। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 214। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो।
जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने का अधिकार देता है। बड़े भाई की टिप: भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। आ जाओ क्वेश्चन 8 पर। डिफेंस और सिक्योरिटी का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। रुद्रेम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन अ है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन बी है बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन सी है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन डी है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। और सही जवाब है ऑप्शन सी। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। रुद्रेम 2 एक वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे विमान से जमीन या समुद्र पर स्थित वस्तुओं को निशाना बनाने के लिए प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हवा में मौजूद खतरों को रोकने के लिए जमीन से प्रक्षेपित की जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें एक ऊंचे, चापादार प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं और आमतौर पर लंबी दूरी की होती हैं। टैंकरोधी निर्देशित मिसाइलें बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए विशेष होती हैं। बड़े भाई की टिप: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारत की प्रमुख एजेंसी है जो सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आ जाओ क्वेश्चन 9 पर। रेलवे टेक्निकल नॉलेज का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन अ है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय तीव्र गति रेल निगम लिमिटेड NHSRCL। ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम RCTC। ऑप्शन डी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। और सही जवाब है ऑप्शन बी। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है राष्ट्रीय तीव्र गति रेल निगम लिमिटेड NHSRCL। NHSRCL भारत की हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर भी शामिल है। RVNL रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। IRCTC भारतीय रेलवे के लिए खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का प्रबंधन करता है। DFCCIL समर्पित माल ढुलाई गलियारों के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। बड़े भाई की टिप: मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन है, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य यात्रा के समय को काफी कम करना और दो प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। आ जाओ क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। थोक मूल्य सूचकांक WPI जैसे आर्थिक सूचकांकों के लिए समय समय पर आधार वर्ष को संशोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ है सरकार के वार्षिक बजट चक्र और वित्तीय लक्ष्यों के साथ सूचकांक को संरेखित करने के लिए। ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सूचकांक वैश्विक आर्थिक रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को दर्शाता है। ऑप्शन डी है अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव को सुचारू करके इंडेक्स की अस्थिरता को कम करना।
और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए। किसी आर्थिक सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी और उनके संबंधित भार को वर्तमान आर्थिक संरचना और खपत पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन करना है। विकल्प अ गलत है क्योंकि बजट चक्र सूचकांक के संरचनात्मक अपडेट से अलग हैं। विकल्प सी गलत है क्योंकि वैश्विक रुझानों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आधार वर्ष मुख्य रूप से घरेलू आर्थिक संरचना को दर्शाता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि अस्थिरता में कमी एक अलग सांख्यिकीय उद्देश्य है, आधार वर्ष संशोधन का मूल उद्देश्य नहीं है। बड़े भाई की टिप, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI उत्पादक या थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति को मापता है। भारत में WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलो अब टाइम आ गया है सुपर फास्ट रिवीजन का। पलक झपकाए बिना देखो, पहले 5 फैक्ट्स दिमाग में फिट करते हैं। 1. दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर पॉल मशतीले। 2. दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स समूह में शामिल करने से गुट का महत्वपूर्ण विस्तार और विविधीकरण हुआ। दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से किस वर्ष इस संघ में शामिल हुई, जिसके कारण इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? आंसर 2010। 3. कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को सदस्य राष्ट्रों के रूप में शामिल करता है? आंसर ब्रिक्स। 4. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर रवि लामिछाने। 5. डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत एक पहल भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर बहुभाषी भाषा अनुवाद और प्रसंस्करण को सक्षम करना। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट 6 से 10 तक दिमाग में फिट करो। 6. जल जीवन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। 7. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 217। 8. रुद्रेम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? आंसर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। 9. भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आंसर राष्ट्रीय तीव्र गति रेल निगम लिमिटेड NHSRCL। 10. थोक मूल्य सूचकांक WPI जैसे आर्थिक सूचकांकों के लिए समय समय पर आधार वर्ष को संशोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए। ये सभी फैक्ट्स याद रखो, एग्जाम में पक्का काम आएंगे। तो भाई आज का स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखो, टेस्ट का लिंक लो और अपनी असली रैंक चेक करो। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम ज्वाइन करो डेली फ्री PDF के लिए। कल फिर मिलेंगे, रुकना नहीं है, पढ़ते रहो।